हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। हम लोग 11th-12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने पहले नेमिंग ख़त्म की। उसके बाद अभी पिछली क्लास में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया और उस क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि कंपाउंड साइक्लिक, नॉन साइक्लिक या यूँ कह लीजिए क्लोज चेन वाले होते हैं, फिर एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक तक हम लोग पहुँचे थे और देखा था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो बेसिकली आमतौर पर बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं या बेंजीन के जो भाई भतीजे हैं वो एरोमेटिक मान लिए जाते हैं। लेकिन ये एक सरफेस की बात थी, सतही बात थी बेटा। बेंजीन और उसके कंपाउंड्स ही केवल एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ऐसा नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड या यूँ कह लीजिए एरोमेटिक यौगिक एक पूरी क्लास है जिसके मेंबर्स हैं केवल बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जो हैं, उसके व्युत्पन्न जो हैं। तो फिर आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं क्या, या यूँ कह लो कि एरोमेटिसिटी क्या है। एरोमेटिसिटी मतलब कि जो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा वही होगा एरोमेटिक कंपाउंड जिसके अंदर एरोमेटिसिटी होगी। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि एरोमेटिसिटी क्या है, और इसके समझ लेने से हमने पिछली क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि 11th के लास्ट सेक्शन में है और 12th के बच्चों के लिए ये बेसिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब 12th की रिएक्शंस आपको लिखनी है तो ये पढ़ना ही पढ़ना है आपको, और साथ ही साथ जेई नीट वगैरह के लिए भी इस पार्ट से आज की क्लास से आपको क्वेश्चंस मिलने ही हैं ज़रूर। ठीक है, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं? तो भाई जाहिर बात है कि एरोमेटिक कंपाउंड वे हैं जिनके अंदर क्या होगी, एरोमेटिसिटी होगी, एरोमेटिकता होगी। एरोमेटिकता इंग्लिश में एरोमेटिसिटी बोलते हैं हम लोग। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं ये समझने के लिए हमको पहले समझना है एरोमेटिसिटी क्या है। तो एक और बात समझ लो, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे जनरली आप कैसे पहचानोगे। तो देखो, जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है बेटा, जो ओपन चेन वाले कंपाउंड्स हैं, वे कभी भी क्या कहते हैं, सूटी फ्लेम के साथ नहीं जलेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड जैसे मान लो आपको दिया गया दो पुड़िया में दो जगह पे सॉल्ट दिए गए, बताया गया कि भाई इसमें से बताइए कि कौन सा एरोमेटिक सॉल्ट है, तो आप जलाओ और अगर एकदम ब्लैक स्मोक निकल रहा हो, है ना, सूटी फ्लेम जिसको बोलते हैं हम लोग, तो एरोमेटिक है, नहीं तो फिर वो क्या है, एलिफैटिक है। तो ये बात नहीं है एरोमेटिसिटी में। एरोमेटिसिटी के लिए 4 शर्तें हैं। जैसे आप स्टूडेंट हो तो कुछ शर्तों को फुलफिल करते होंगे ना आप एक सिलेबस, आपने एडमिशन लिया, आप एक सिलेबस को फॉलो करते हो, आप एग्ज़ाम दोगे, उसको पास करोगे, तभी आप कहलाएंगे कि हाँ भाई आप स्टूडेंट हैं, आपने किसी क्लास को पास किया है, आपके पास एक डिग्री है ना। ऐसे ही एरोमेटिसिटी के लिए 4 चीज़ें हैं। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब कहा जाएगा बेटा जब वो 4 शर्तों में से, 4 क्राइटेरिया में से 4 की चारों को पूरी करेगा। जैसे फर्स्ट ये है कि पहले तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। ठीक है, चक्रीय है अगर कोई कंपाउंड तो वो एरोमेटिक होने की एक शर्त, पहला स्टेज उसने पास कर लिया। अगर वो चक्रीय ही नहीं है तो पहले स्टेज में ही वो फिल्टर करके निकाल दिया गया। जैसे मान लो अब कोई दे इस तरह से कोई कंपाउंड बना हुआ है, CH3 CH3 CH H H, यहाँ मान लो Cl लगा हुआ है, तो ये साइक्लिक नहीं है, यहाँ ओपन चेन है, तो भाई ये एरोमेटिक नहीं होगा। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है बेटा कि वो प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब समतलीय होना चाहिए। अब भाई समतलीय का मतलब उसकी ज्योमेट्री प्लेन की तरह से हो, ठीक है, प्लेनर ज्योमेट्री हो। तो कागज पे तो सभी प्लेनर दिख रहे हैं, बेंजीन हो चाहे एथेनॉल हो, सब प्लेनर है कागज पे, लेकिन केमिस्ट्री में वो प्लेनर है कि नहीं है ये हम कैसे समझते हैं। तो ये समझते हैं बेटा कि जितने भी जो चेन बनी है, जो क्लोज्ड चेन मिली है, उसमें जितने भी एटम्स हों वो सब के सब, जैसे मान लो कार्बन एटम ही है केवल, ठीक है, तो वो कार्बन एटम्स जो हैं ये क्या होने चाहिए, सारे के सारे कार्बन एटम्स या जितने भी एटम आ रहे हैं चेन में वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तब वो प्लेनर बोला जाता है।
जैसे देखिए बेंजीन का ही एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, ये बहुत इजी चीज़ें हैं बेटा। अगर आपके पिछले कुछ कॉन्सेप्ट्स बॉन्डिंग वगैरह के तैयार हैं जो 11th के शुरुआत में मिल ही जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को बहुत इजी वे में कर ले जाओगे। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल। अब आपको पता लगाना है कि ये सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर नहीं है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो नो डाउट ये बेंजीन हो जाएगा प्लेनर। तो यहाँ आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका आप सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो जान लीजिए। जो सिंगल बॉन्ड होता है बेटा ये सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा एंड पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक पाई बाकी एक सिग्मा बाकी दो पाई है। ठीक है, बॉन्ड की दो कैटेगरी होती है सिग्मा एंड पाई। लोन पेयर है तो वो भी सिग्मा में काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप सिग्मा बॉन्ड बताओ, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हो गया, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हो गया, ये तीसरा बॉन्ड सिग्मा हो गया बट ये पाई बॉन्ड हो गया। तो यहाँ हमको कितने सिग्मा मिले? 3 सिग्मा मिले। अब आप पहला काम करोगे सिग्मा काउंट करोगे प्लेनर निकालने के लिए। सिग्मा काउंट कर लिया। अब जो ऑर्बिटल्स हैं एस में आप 1 सिग्मा दे सकते हो मैक्सिमम, पी में 3 दे सकते हो, डी में 5 दे सकते हो। तो ये कितने सिग्मा है? 3 है। तो एस में आपने 1 सिग्मा दे दिया, पी के लिए कितने बचे? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp2। वैसे यहां भी आएगा sp2, सिग्मा 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 sp2। सारे कार्बन यहां पे आप निकालोगे तो आपको sp2 मिलेंगे। तो ये प्लेनर वाली शर्त इसने पूरा कर दिया। तो इस तरह से 2 चीजें हो गई। पहले कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी चीज क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है यहाँ पे? तीसरी शर्त है बेटा कि वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। फॉलोज हकल्स रूल, द सिस्टम मस्ट फॉलो हकल्स रूल, हकल नियम का पालन करता हो। अब ये हकल नियम क्या बोला है भाई? तो हकल नियम क्या है, हकल्स रूल क्या है कि जो भी सिस्टम है, जो भी कंपाउंड हमने ले रखा है, उसमें टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n+2 के इक्वल होने चाहिए, या यूं कह लीजिए उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए n की किसी भी वैल्यू के लिए। मतलब यहाँ पे n पे n0 रखो या n1 हो n2 हो, n की किसी एक वैल्यू के लिए उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलिए हम लोग बेंजीन को ही देखते हैं कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं या फिर नहीं है। तो हमने बात की ना कि पाई बॉन्ड है अगर, तो डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा। लोन पेयर है तो पहला लोन पेयर सिग्मा होगा। इसके बाद जो लोन पेयर होंगे, जैसे मान लो कोई कार्बन कहीं ऑक्सीजन एटम है, इस पे 2 लोन पेयर दिखे तो 1 सिग्मा हो जाएगा, बाकी जितने भी बचेंगे वो पाई हो जाएंगे, पेयर। तो भैया यहाँ पाई बॉन्ड कितने हैं जरा हमको बताइए आप। फर्स्ट पाई, यहाँ सेकेंड पाई और यहाँ थर्ड पाई। पाई बंद कितने हो गए? पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3 पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड 3 हो गए तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आप जानते हो कि एक बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में कहीं भी एक बॉन्ड आप ले रहे हो तो एक बॉन्ड पेयर ले रहे हो तो पेयर हुआ, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 × 2 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 को इस फार्मूले पे कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है, बिल्कुल। 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब n = 1 के लिए ये जो सिस्टम है बेंजीन, ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। कितने के लिए? n = 1 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये 3 शर्तों को देखा, बेंजीन पूरा कर रहा है। इसके बाद जो 4th शर्त होती है बेटा, 4th जो कंडीशन है वो है कि जो भी सिस्टम हो वो अस्थिरता दर्शाता हो, डिलोकलाइजेशन शो करता हो। क्या शो करता हो? सिस्टम डिलोकलाइज्ड हो, मतलब उसके अंदर डिलोकलाइजेशन की प्रॉपर्टी हो। डिलोकलाइजेशन की प्रॉपर्टी कोई सिस्टम कब दिखाता है? जैसे आपने यहां पढ़ा ना कि प्लेनर कब होगा? जब वो सारे सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। हकल रूल कब फॉलो करेगा? जब उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे।
ऐसे ही डिलोकलाइजेशन कब फॉलो करेगा, डिलोकलाइजेशन कब उसके अंदर होगा, जब वो कॉन्जुगेटेड होगा, सिस्टम संयुग्मित होगा, मतलब वो कॉन्जुगेशन शो करता हो, संयुग्मन शो करता हो। अब बात ये आई कि हम कैसे किसी फार्मूले, किसी कंपाउंड को या किसी आयन को देख करके ये जानकारी हासिल कर पाएंगे कि कॉन्जुगेशन है या नहीं। कॉन्जुगेशन मीन्स होता है टू लिंक और टू ज्वाइन, जुड़ना। किसका किससे जुड़ना भाई, कहीं कोई डबल बॉन्ड किसी डबल बॉन्ड से जुड़े सिंगल बॉन्ड के जरिए, जो बेंजीन में होता है, मतलब डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, या कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज हो, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड हो, या नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, या फिर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो। इन चार में से कोई भी एक अगर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा सिस्टम, तो वो कॉन्जुगेटेड होगा, और अगर वो कॉन्जुगेटेड होगा तो वो डिलोकलाइज हो जाएगा। तो वो चौथी शर्त भी पूरी कर गया। तो जैसे अभी हमने देखा, ये समझ लीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये नहीं कि अब चारों खोजने लगिएगा, है ना, कोई एक ही खोजना है आपको, चारों, यहाँ चारों नहीं, ये चारों होनी चाहिए, और उस चौथे में भी चार शर्तें हैं, तो इन शर्तों में से कोई एक शर्त, एक क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। तो ये समझिए, जैसे बेंजीन थी, तो बेंजीन में क्या आया, डिलोकलाइज है कि नहीं भाई, हमने देख लिया था, ये साइक्लिक था, प्लेनर था, हकल्स रूल फॉलो करता था, और इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड भी हैं, तो ये हो गया डिलोकलाइजेशन भी शो कर रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसीलिए जब हमने पिछली क्लास में एरोमेटिसिटी की डिफिनीशन पढ़ी, तो ऐसे नॉर्मली पढ़ के निकल जाता आदमी कि जहाँ पे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो, एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन सिर्फ डबल सिंगल बॉन्ड ही नहीं, लोन पेयर वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला, नेगेटिव चार्ज वाला भी एग्जाम्पल आपको देखना है। जैसे मैं आपसे डिस्कशन करूं कि ये बताइए कि ये एक आयन हमने ले रखा है, पॉजिटिव आयन है, साइक्लिक आयन है, और पॉजिटिव है, कैटायन है। ये जैसे इसका नाम हम लिख देते हैं पहले, साइक्लो, 3 कार्बन मतलब प्रो, हाइड्रोजन इस कॉर्नर से चला गया तो प्रोपीन। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये प्रोपीन हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया तो YL लगा लिया, प्रोपेनिल। पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से कैटायन, तो इसका नेम हो गया साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन। देखते हैं इसकी एरोमेटिसिटी हम चेक करते हैं, है ना। तो इसकी एरोमेटिसिटी चेक करने में क्या है, पहले बताइए साइक्लिक है कि नहीं है। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। एक्चुअली ये होगा कैसे, ये C C C, यहाँ हर जगह 2 हाइड्रोजन होते हैं, है ना। अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, दोनों पोजीशन से यहाँ से भी एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दीजिए, और यहाँ से तो ऑलरेडी हाइड्रोजन चला गया क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज आया बेटा, ठीक है। तो हाइड्रोजन H+ आयन बना के बाहर चला गया। अब आप समझिए, साइक्लिक तो दिख रहा है, कार्बन की क्लोज चेन है। प्लेनर चेक कर लेते हैं हम लोग, जैसे इस कार्बन पे देखो, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ से सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन का यहाँ इस हाइड्रोजन से सिग्मा, यहाँ सिग्मा, और यहाँ सिग्मा। इस पे चेक करो तो एक सिग्मा, दूसरा, और एक तीसरा सिग्मा। तो सारे कार्बन को कितने सिग्मा मिले, 3 सिग्मा मिले, 3 सिग्मा मिल। अगर 3 सिग्मा मिल रहे हैं तो एक गया S में और 2 हमने दे दिया P में। तो sp2 हाइब्रिडाइज, तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये क्या हो गए, प्लेनर हो गए। तो दूसरी शर्त भी इसने पूरी कर दिया, 2 शर्तों को पूरा कर दिया। तीसरा हकर रूल को देखते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, नेगेटिव से आएगा, लोन पेयर से आने वाला है, ठीक। तो यहाँ अगर ये डबल बॉन्ड है बेटा, तो ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, पाई बॉन्ड है 1, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने का ये मतलब हुआ कि इस फार्मूले पे सेट होगा कि नहीं। 4 × 0 + 2 अगर कर दिया जाए तो एक 2 के इक्वल आएगा कि नहीं, यानी कि n = 0 के लिए ये हकल रूल को फॉलो करता है। कितने के लिए, n = 0 के लिए, n = 0 के लिए हकल रूल्स को फॉलो करता है, हकल रूल, हकल नियम का पालन करता है। अब बात आती है कि चौथी शर्त को पूरा कर रहा है कि नहीं। चौथी शर्त क्या थी, डिलोकलाइजेशन होना चाहिए।
डिलोकलाइजेशन में क्या था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल डबल, ये हो गया कॉन्जुगेशन की एक शर्त पूरी कर दिया इसने भाई। और कॉन्जुगेशन की शर्त पूरी करने का मतलब ये हुआ कि ये हो गया डीलोकलाइज्ड, सिस्टम डीलोकलाइज्ड या अस्थिर हो गया। तो इसने चारों शर्तों को, फोर्थ शर्त जो डीलोकलाइजेशन की थी ये भी पूरी कर दिया। तो ये हो गया एरोमेटिक। ठीक, अब इसके बाद एक टर्म आता है बेटा, अब ऐसे ही आप एग्जांपल हम लोग और करने वाले हैं। ऐसे ही एक टर्म आता है एरोमेटिक के बाद एंटी एरोमेटिक। क्या आता है, एंटी एरोमेटिक। सारी बातें वही, एंटी एरोमेटिक या हिंदी में इसको बोलेंगे प्रति एरोमेटिक, प्रति एरोमेटिक। ये क्या है, ये भी चक्रीय होंगे, समतलीय होंगे, प्लेनर होंगे, लेकिन ये हकल रूल्स की बजाय, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बजाय इनमें होना चाहिए बेटा 4n पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब n की किसी एक वैल्यू के लिए जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई वाले होने चाहिए वो 4n होने चाहिए। ठीक है, और जो चौथी शर्त वो सब वही रहेगी, डिलोकलाइजेशन वाली शर्त रहनी ही रहनी है, डिलोकलाइजेशन वाली शर्त रहेगी। बस यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर यही कैटायन की बजाय एनायन रहा होता तो इसका नेम क्या होता, साइक्लो प्रोपेनिल एनायन। ठीक, तो ये क्या होता, साइक्लिक था, दिख रहा है प्लेनर, अभी हम लोगों ने दिखाया कि ये प्लेनर है। ठीक है, प्लेनर है क्यों। और इसके बाद यहां देखते हैं, तो ये यहाँ एक पाई है और ये नेगेटिव चार्जेस भी जो होते हैं वो पाई होते हैं। एक बार आप समझ लीजिए, कहीं सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक पाई, एक सिग्मा एंड डबल पाई होने वाला है। ठीक, कोई लोन पेयर है, अगर अकेला लोन पेयर है तो सिग्मा, इसके बाद जितने लोन पेयर आएंगे वो पाई। मतलब मान लो कहीं 3 लोन पेयर्स हों तो एक सिग्मा में जाएगा, बाकी 2 पाई में काउंट होने वाले हैं। नेगेटिव चार्ज है तो एक पाई में काउंट होता है, ये काउंटिंग होती है। सिग्मा आपको यहाँ प्लेनर निकालने में काउंट करने होते हैं, पाई आपके थर्ड रूल में काउंट करने हैं। तो यहाँ पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, पाई बॉन्ड हो गए 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इंटू 2, एक बॉन्ड में डबल इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया कि नहीं, 4 इंटू 1 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब n इज इक्वल टू 1 पे ये हकल रूल फॉलो ना करके 4n पाई इलेक्ट्रॉन रख रहा है। डिलोकलाइजेशन की 4 शर्तों में से एक शर्त नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉलो कर रहा है, तो ये डिलोकलाइज भी हो गया। तो इस तरह से ये चूंकि 4n पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहा था तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, साइक्लोप्रोपेनिल एनायन। अब आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप बताइएगा इसमें से कौन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है ना। अभी आप एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक समझ लिए, हम नॉन एरोमेटिक बढ़ने से पहले एक आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं, उसको आप समझ लें तब आगे बढ़ते हैं। समझेंगे नहीं इसको हम लोग, आप निकालेंगे, प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस करिएगा हमसे। ये जैसे साइक्लोपेंटाडाइएनिल कैटायन है, क्या नाम है, साइक्लोपेंटाडाइएनिल, पॉजिटिव आयन तो कैटायन ए एंड बी इज साइक्लोपेंटाडाइएनिल एनायन। अब आप बताएंगे कि इसमें से कौन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, एक और बचा हुआ है आपका इसमें क्लास एरोमेटिसिटी में, नॉन एरोमेटिक है ना, इसको नोट कर लें आप लोग। फिर बात आती है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक या इसको बोलते हो अनएरोमेटिक।
तीसरी जो क्लास है एरोमेटिसिटी में, इसमें क्या है कि ये जो पहली प्रॉपर्टी है होल्ड करेंगे, साइक्लिक तो रहना ही रहना है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है, दूसरी चौथी को छोड़ देते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी में आपने देखा कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। आपने देखा एरोमेटिक में होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक में, तो नॉन एरोमेटिक में इन दोनों में से कोई भी हो, 4n हो या 4n+2 हो। बट नॉन एरोमेटिक किसको बोला जाएगा? जो प्लेनर ना हो, या फिर प्लेनर अगर है तो डीलोकलाइज्ड ना हो, या फिर दोनों ना हो। समझिए कि सब कुछ ठीक है, अगर ये सेकेंड क्राइटेरिया और फोर्थ क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है, मतलब प्लेनैरिटी और डिलोकलाइजेशन में से कोई एक फॉलो नहीं करता है, तो वो सिस्टम, मतलब आयन हो या कंपाउंड हो, उसको हम उठा करके नॉन एरोमेटिक की क्लास में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं, 8 कार्बन सेंटर हैं, इनका नाम होता है ऑक्टा टेट्राईन। साइक्लिक है, सो साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ठीक है, अब ये देखो, देखने से ये साइक्लिक लग ही रहा है, प्लेनर भी है एक्चुअली। अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बस देखें तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, तो सिग्मा 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 3 सिग्मा मिल रहा है कार्बन को। बट बेटा यहाँ भले sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बावजूद इसके ये प्लेनर नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन भी जो है, पाई इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें 2 to 4 to 6 to 8, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन पे चला जाएगा, 4 into 2 वाला। भाई अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये 4 into 2 पाई इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डिलोकलाइजेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बट प्रॉब्लम क्या है बेटा इसमें? प्रॉब्लम ये है कि इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री प्लेनर नहीं है। sp2 के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड एंगल ये सारा 120 डिग्री आना चाहिए, बट इसकी ज्योमेट्री होती है कुछ ऐसी, बोट शेप ज्योमेट्री होती है, इसीलिए इसको अलग से बता भी रहे हैं हम। बाकी तो प्लेनर है या नहीं आप जान ही लेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलेगा तो प्लेनर नहीं होगा कंपाउंड। इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है बेटा, ये यहां से दब गया, ये बोट शेप ज्योमेट्री है, नाव के जैसे। और ये जो एंगल आता है बेटा, ये 132 डिग्री का एंगल आता है, 132 डिग्री। और प्लेनर के लिए होना कितना चाहिए? प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए और बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये प्लेनर के लिए sp2 तो है यहाँ पे, बट यहाँ जो बॉन्ड एंगल आया 120 नहीं आया, और जब प्लेनर नहीं मिला तो वो हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो ये कंपाउंड किसका एग्जांपल है? नॉन एरोमेटिक का। एक छोटी सी बात हमको और जाननी है, बस वो चीज है कि यहां से जो स्टेबिलिटी होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की सबसे ज्यादा, फिर होती है नॉन एरोमेटिक्स की, और सबसे कम होती है एंटी एरोमेटिक्स की। भूले ना इसके लिए, देखिए यहां से AN अन्ना टाइप का हो गया है ना। तो वैसे भी ऐसा कोई टफ मैटर नहीं है कि आपको ट्रिक बनाना पड़े, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। तो आप इन चारों क्राइटेरिया को जानते रहेंगे तो आप बता ले जाएंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। और अगर ये आप निकाल ले गए तो मान लो 3 कंपाउंड्स 4 कंपाउंड्स आपको दे दिया और बोला कि भाई इनको एरोमेटिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करिए, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, तो आप पहले उनको क्लासिफाई करेंगे एज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और फिर एरोमेटिक से थोड़ा कम स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक, और उससे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में क्लासिफिकेशन खत्म कर लिया। हम लोगों ने नेमिंग ऑलरेडी खत्म कर रखा था। अब आप
रिएक्शंस के बीच, रिएक्शन के अंदर कैसे बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं, या यूं कहिए रिएक्शंस की मैकेनिज्म अगली क्लासेस में हम लोग पढ़ा जाएगा। क्योंकि देखिए ये हमारे नेचर का रूल है, जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी नए बॉन्ड्स बनेंगे। तो भाई जो पुराने बॉन्ड्स का टूटना ढंग से समझेगा, पुराने बॉन्ड्स की लिसिस को अच्छे ढंग से समझेगा, वही तो नए बॉन्ड को बनाना समझ पाएगा। तो अगली क्लासेस में हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ।